वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरओवाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो हम पढ़ रहे थे भूगोल और पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है कि ज्वालामुखी किस प्रकार से कितने भागों में वर्गीकृत किए गए हैं, दुनिया भर के प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी लोकेशन वगैरह ये सब कुछ पढ़ी थी। अब अगला हमारा टॉपिक है भूकंप। ठीक है, भूकंप जिसके नाम से ही पता चल रहा है भूकंप यानी भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कंपन, यानी भूकंप का मतलब है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है और ऊर्जा के निकलने के कारण इसमें तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैल करके भूकंप लाती हैं। ठीक है, तो भूकंप क्या है कि ऊर्जा के निकलने के कारण जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनके कारण वो तरंगें सभी दिशाओं में फैल करके पृथ्वी में कंपन लाती हैं। ये घटना कहलाती है भूकंप। और जहाँ से ऊर्जा निकलती है वह पृथ्वी का उद्गम केंद्र यानी फोकस कहलाता है और इसको अवकेंद्र यानी हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी भूकंप का उद्गम केंद्र या अवकेंद्र वह स्थल है जहाँ से ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुँचती हैं और भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है वो कहलाता है अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र ईपी सेंटर। और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है और अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, फोकस। ठीक है, फोकस यानी अवकेंद्र। यहाँ से क्या होता है कि तरंगें निकलती हैं सभी दिशाओं में और पृथ्वी की ये सतह है तो यहाँ से सबसे कम दूरी क्या होगी, 90 डिग्री। यहाँ पर सबसे पहले जो भूकंपीय तरंगे हैं वो पृथ्वी की सतह पर महसूस होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं ईपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। ठीक है, यहीं पर सब तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है और पृथ्वी की सतह पर यह बिंदु अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अवकेंद्र और अधिकेंद्र दोनों में क्या अंतर है। अवकेंद्र से ऊर्जा सबसे पहले निकलती है और अधिकेंद्र पर निकलने वाली तरंगें पृथ्वी की सतह पर जहाँ पे सबसे पहले महसूस होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवकेंद्र और अधिकेंद्र। भूकंप के प्रकार के बारे में अगर बात कर ले तो सामान्यतः विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। टेक्टोनिक थियरी आपने पढ़ी होगी, विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी जन्य भूकंप वॉल्केनिक भूकंप भी आते हैं। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, खनन क्षेत्रों में भी कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की जो छत है वो ढह जाती है। इससे क्या होता है कि जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं और इसी नियात भूकंप यानी कोलाप्स भूकंप भी कहा जाता है। और अगला है कि कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होता है। ठीक है, और इसलिए इसको विस्फोट भूकंप यानी एक्सप्लोजन भूकंप कहते हैं। कुछ भूकंप जो हैं वो बड़े बाढ़ वाले क्षेत्रों में भी आते हैं जिसको बाढ़ जनित भूकंप भी कहा जाता है। तो ये देखिए विभिन्न प्रकार हैं भूकंप के। सामान्यतः तो टेक्टोनिक भूकंप, जो प्लेटें हैं वो आपस में उनके चट्टानों के सरकने के कारण उत्पन्न होती हैं। बाकी और देख ही लिया, वॉल्केनिक भूकंप ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में। ठीक है, खनन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। खनन करते समय अत्यधिक खनन के कारण क्या होते हैं, छतें वगैरह ढह जाती हैं, ये कोलैप्स भूकंप हो गया। ठीक है, नियात भूकंप। फिर परमाणु और रासायनिक विस्फोट के कारण भी जो एक्सप्लोजन, इन झटकों से जो भूमि में कंपन होता है विस्फोट के कारण, उसको एक्सप्लोजन भूकंप यानी विस्फोट भूकंप कहा जाता है। और बाढ़ वाले क्षेत्रों में बाढ़ जनित भूकंप होता है। ठीक है, आगे देखेंगे भूकंप के प्रभाव। ठीक है, भूकंप के प्रभाव तो ये एक प्रकार की देखिए प्राकृतिक आपदा है जिसमें भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, पंखस्खलन ये होता है, मृदा द्रवण भी होता है, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध और तटबंध के टूटने से बाढ़, आग लगना, इमारतों का टूटना,
ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी, ये सब जो हैं ये भूकंप के प्रभाव हैं। ठीक है, तो हमने अभी भूकंप के बारे में देख लिया, भूकंप के प्रकार देख लिया, भूकंप के प्रभाव देख लिया। आगे कुछ फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपके बार बार, तो देखिए, सबसे पहले तो भूकंप की तीव्रता। ठीक है, भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा यानी एनर्जी रिलीज की एक सूचक होती है। इसकी तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल पर किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल या फिर मर्केली स्केल पर किया जाता है। सीस्मोमीटर जो होता है, सीस्मोमीटर, ये भूकंपीय तरंगों की तीव्रता इससे मापी जाती है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता सीस्मोमीटर से। सुनामी जो शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है, जिसमें सु यानी TSU का मतलब होता है बंदरगाह तथा नामी का अर्थ होता है तरंग। ठीक है, तो इसलिए सुनामी जो है ये भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगे हैं। ठीक है, ये भूकंप के कारण देखिए 2011 वगैरह की घटना है, जो उठती लहरों के साथ साथ तटीय क्षेत्रों को भारी हानि पहुंचाती है। 11 मार्च 2011 को जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न ध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था। यहाँ पे परमाणु विद्युत संयंत्र भी थे, जो भी ये भी क्षतिग्रस्त हो गए थे और नाभिकीय विकिरण भी उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तो सुनामी जो है ये जो घटना है, ये फिनोमिना, इसके लिए भी भूकंप आपका रिस्पॉन्सिबल है। आगे अगर बढ़ें तो रिंग ऑफ फायर के बारे में अगर देखें तो प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब बात ये होती है कि जो ये प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, जिसको ज़्यादा भूकंप होने के कारण रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है, यहाँ पे ऐसा क्या है, प्रमुख दशाएं हैं, उसके बारे में देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि सागर और स्थल भागों का मिलन बिंदु है। ठीक है, तो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं। ठीक है, सागर और स्थल भाग का मिलन बिंदु। दूसरा, नवीन मोड़दाल पर्वतीय क्षेत्र है, ज्वालामुखी क्षेत्र भी हैं और विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण भी है। तो ये प्रमुख 4 दशाएं हैं, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी, जिसको मिड अटलांटिक बेल्ट कहते हैं, यह पेटी मध्य अटलांटिक कटक में स्पिट्ज़बर्जन और आइसलैंड उत्तर से लेकर के बोवेट द्वीप दक्षिण तक विस्तृत है। ठीक है, तो ये तो हो गया भूकंप। अब चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी महाद्वीपों के बारे में। ठीक है, तो इसको निपटाते हैं। महाद्वीप, सबसे पहले आप सभी को पता है हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जिनका जो जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, महाद्वीपों के नाम आप सभी को पता है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, अगर एशिया की बात करें तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। मैप साथ में लेके बैठिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैप खोल लीजिए, एशिया को देखिए। ठीक है, कर्क रेखा और पूरा वर्ल्ड वाला मैप खोलिए। ठीक है, इसमें देखिए कि कर्क रेखा जो है इसी महाद्वीप से होकर के गुजरती है। इसके पश्चिम की अगर बात करें तो यहाँ पे यूराल पर्वत है, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, एशिया के पश्चिम में है यूराल पर्वत, जो यूरोप से इसको अलग करता है, और यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को बोलते हैं यूरेशिया। ठीक है, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता है, जो कि तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये तो देख लिया एशिया के बारे में। आगे है अफ्रीका। ठीक है, नीचे देखेंगे अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पे विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। इसका बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और पिछली भी वीडियो में मैंने बताया था कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं।
ठीक है। सहारा का रेगिस्तान अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है और यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। और सबसे लंबी नदी विश्व की जो है वो नील नदी, ये अफ्रीका से होकर के गुजरती है। इसके बाद आते हैं तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप पे, तो ये है उत्तरी अमेरिका। इसकी खासियत यह है कि दक्षिण अमेरिका से सक्रिय स्थल से घिरा हुआ है। अगर आप मैप में देखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों के बीच में क्या है कि एक सकरा सा स्थल है जिसका नाम है पनामा स्थल संधि। ठीक है, ये देखिए मैप में पनामा स्थल संधि, ये उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो अधिकांशतः भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज, ये इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्थायी मानव विकास नहीं है क्योंकि हमेशा काफ़ी ठंड है, मोटी बर्फ से ढका रहता है, इतनी एसेसिबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, फैसिलिटी भी नहीं पहुँच पाती होगी, इसलिए स्थायी मानव विकास नहीं है। बहुत से देशों का यहाँ पे शोध केंद्र है। ठीक है, भारत का भी है शोध केंद्र जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। याद रखिएगा, भारत के 2 शोध केंद्र मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा है एशिया। ठीक है, सबसे बड़ा है एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये तो देख लिया हमने महाद्वीपों के बारे में। आगे थोड़ा और कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा है और वैज्ञानिकों में 8वां महाद्वीप जीलैंडिया की खोज करके दावा किया है कि ये ऑस्ट्रेलिया का लगभग 2/3 आकार का है। ठीक है, और महाद्वीप का अगर दर्जा मिल जाएगा जीलैंडिया को तो सबसे छोटा महाद्वीप होगा। देखिए, फिलिप्स एटलस है जिसमें महाद्वीपों के भूमि क्षेत्र का, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का प्रतिशत बताया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए एशिया जो है वो पृथ्वी का लगभग 29.8% क्षेत्र, अफ्रीका 20.3% क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका जो है 16.2%, दक्षिणी अमेरिका 11.9%, अंटार्कटिका है 9.2%, यूरोप 6.8%, ऑस्ट्रेलिया 5.9%। अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है और महाद्वीपों की माध्य ऊंचाइयाँ जो हैं वो इस प्रकार हैं। महाद्वीपों की माध्य ऊंचाइयाँ भी देख लीजिए, जिसमें अंटार्कटिका की माध्य ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। अंटार्कटिका महाद्वीप 1846 मीटर, उत्तरी और मध्य अमेरिका महाद्वीप है 720 मीटर, अफ्रीका 585, दक्षिणी अमेरिका 554, एशिया 923 मीटर, यूरोप जो है 302 मीटर और ऑस्ट्रेलिया 330 मीटर। ठीक है, इसमें सर्वाधिक माध्य ऊंचाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा माध्य ऊंचाई है अंटार्कटिका की। फिर देखते हैं कि यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में सर्वाधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। ठीक है, अगर मैदानी भाग की बात करें, मैदानी भाग के प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा है अफ्रीका में 54%, फिर है यूरोप 51%, एशिया है 49%, उत्तरी अमेरिका 23%, दक्षिणी अमेरिका 12% और ऑस्ट्रेलिया 14%। ठीक है, ये बात हो रही है मैदानी भाग के प्रतिशत की। ठीक है, एग्ज़ाम में कई तरह से सवाल आ सकते हैं तो इसलिए आपको सब बताया जा रहा है कि जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आगे कुछ और, ये कुछ चीज़ें, पर्वत पठार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एटलस जो पर्वत है, एटलस पर्वत की अवस्थिति है अफ्रीका महाद्वीप।
ठीक है। एबीसीनिया पठार है पूर्वी अफ्रीका में। गुयाना उच्च भूमि जो है वो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में। कोकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ये क्लास अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो देखिए आप लोग का ये आने वाला है RO का एग्ज़ाम, साथ ही साथ आपकी आ चुकी है APS की वैकेंसी और MP PCS की वैकेंसी। ठीक है, अभी आपका उत्तराखंड PCS भी होने वाला है और बिहार PCS का एग्ज़ाम अब 2-4 दिन में होगा ही सबका। आई होप आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी हो। फिर आपका आ जाएगा UP PCS। तो देखिए इन सारे एग्ज़ाम जो है लगातार आपके एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं। आपका जो भी टारगेट है उस पर फोकस रहिए, उसके बारे में पढ़िए। और बाकी रही GK GS और करंट अफेयर्स की बात, GS GK और करंट अफेयर्स ये जो है हमारे चैनल पे मैं यहाँ पे आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराती रहूँगी। यहाँ पे जो भी आपको कोर्स दिया जा रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप का जो कोर्स है बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, पढ़ते रहिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।